नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास कवरेज में। मेरे बीच इस वक्त मौजूद हैं महान हस्ती जो आज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास कवरेज में कुछ खास मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें और आपने जो विभिन्न योजनाएँ जो समाज के लिए, समाज के हित के लिए जो बनाई हैं, उन पर प्रकाश डालें। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये टॉपिक चुना। मैं एक छोटे से गांव में बहुत बार बता चुका हूँ। अपने छोटे से गांव आनंदपुर में जो टुंडला, एतमादपुर और आगरा में है से के बारे में बताऊंगा कि मैं 7 वर्ष का था तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। विधवा माँ के बेटे होने के नाते हमने सारे काम खेती के, मजदूरी के अपने घर के किए थे, मगर पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार हो गए और 3 साल में ही हमने 5th क्लास पढ़ने के बाद 6वां 7वां 8वां किया एक दूरस्थ गांव स्कूल में। मगर उतना ज़्यादा अच्छे रहे कि हमें स्कॉलरशिप मिलने लगा, मेरिट स्कॉलरशिप। 6वां 7वां 8वां 6 रुपये महीने मिलता था, उससे खर्चा चलता था। खेती में काम करते थे, घी हमारी माँ भैंस का दे देती थी, उसे वो हॉस्टल जब रहे तो हॉस्टल ले जाने लगे। तो पढ़ाई लिखाई बड़े अच्छे रही। उस समय तक हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि जाति क्या होती है और कैसे होती है, क्योंकि हमारे गांव में 3-4 ही जाति के लोग रहते थे और वो हम ही अकेले पढ़े लिखे थे। तो लोगों की हर एक की हम जो चिट्ठी पत्री लिखने जाने पढ़ने के लिए जाने के लिए मिलने के लिए जाते थे। तो वो तो एक पुराना इतिहास है। जहाँ तक पढ़ाई का ख्याल है, हम कई बार आपके ही उसमें दे चुके हैं कि हम हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते रहे, अच्छी डिग्री प्राप्त हुई, बीएससी एमएससी की आगरा कॉलेज आगरा से, और एमएससी 67 में किया जब मैं केवल 19 ईयर्स का था। तो आजकल लोगों को ये होता है 19 ईयर्स में कैसे कर दिया, वो मैंने कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर उसके बाद जो है जो 19 ईयर का लेक्चरर था बन गया, और लेक्चरर फिजिक्स का रहा 1-2 साल। तो उसी में बीच में हमें किसी ने सलाह दी कि आप आईपीएस में बैठ सकते हो 20 साल की उम्र में। उस समय आईपीएस 20 साल में बैठ सकते थे, तो 20 साल पे बैठे और 21 साल में मैं आईपीएस 69 बैच में सिलेक्शन हो गया। 3 साल मैंने आईपीएस किया, से केरला कैडर था। तो आईजी साहब ने वहाँ जैसे सैल्यूट मारा, वो बोले कि आप जो है यू आर सो यंग, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर आईएएस। तो वहाँ से आईपीएस के साथ नौकरी करते करते हम आईएएस की भी तैयारी की, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हायर फिजिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया लेकर। सर, ऐसे आवाज़ नहीं आएगी, ऐसे ही आएगी। बड़ा अजीब सा लग रहा है। जी, आप वहीं से शुरू करें। और मैं इस प्रकार से आईपीएस की नौकरी करते करते आईएएस की तैयारी की, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हायर फिजिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया लेकर के आईएएस में आया। और 72 में मैंने यूपी कैडर ज्वाइन किया, और 72 के जो अब मसूरी की ट्रेनिंग वगैरह होने के पश्चात पहली बार हम अंडर ट्रेनिंग में पीलीभीत पहुंचते हुए। तो पीलीभीत में जब देखा तो जॉइंट मजिस्ट्रेट थे अंडर ट्रेनिंग। तो उसमें उन्होंने जो डीएसओ का भी कार्य कर दिया, दे दिया हमको, और डीएसओ बना दिया जिले का। तो उसमें जो ब्लैक मार्केटिंग बहुत चल रही थी, तो ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए बहुत कार्य किया। गरीबों को वो नहीं मिलता था, आटा नहीं मिलता था, वैसे परेशानी होती थी राशन की दुकानों पे, और सब कुछ सिद्ध करते हुए बरेली में पहली बार एसडीएम फरीदपुर में बने। वहाँ पर भी हमने गरीबों के, किसानों की और मजदूरों की उनको समस्याओं को देखा, सुलझा। और 6 महीने के बाद हम सिटी मजिस्ट्रेट बरेली बने। सिटी मजिस्ट्रेट बरेली में भी हमने जो लॉ एंड ऑर्डर थी, स्पेशली मुख्य रूप से जो हड़ताल वगैरह होती रहती थी, उसको बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रण किया। नकल होती थी, तो पहली बार नकल नहीं होने दी, और इसलिए 0 सेशन डिक्लेयर किया गया कि नकल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो सिटी मजिस्ट्रेट जो थे उससे बरेली में जब थे, तो ये इस तरह से हुआ कि सख्त सिटी मजिस्ट्रेट आया है। दूसरा जो है कि कुछ लोगों ने ये करना शुरू किया, इंटरमीडिएट की जो नकल होती थी वो बंद हुई, फिर डिग्री कॉलेज में नकल होने लगी, वो भी बंद की, तो 0 सेशन घोषित किया गया। तो अभी मुझे कभी कभी महसूस होता है कि 0 सेशन तो घोषित हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, मगर जिन लड़कों ने मेहनत की थी उनका कोई दोष नहीं था।
और कुछ ही अवांछनीय तत्व के जो लड़के थे वही नकल वकल करते थे, तो हम सब किताबें विताबें बाहर रखवा लेते थे, तो इसीलिए वो बाकाट करने लगे। तो बाइकाट करते रहे एग्जामिनेशन का, और फाइनली नुकसान के साथ कुछ अच्छे लड़कों का हुआ। और उसका आज भी हमको दुख होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर क्योंकि प्रथा बड़ी गलत थी। उसके बाद में जब हमने सख्ती करी और एग्जामिनेशन हो हुए बाद में, तो वो बहुत अच्छी तरह से हुए, और आज भी बहुत अच्छी तरह होते हैं, क्योंकि वो उनको दिमाग में रहता है कि एग्जामिनेशन वो जीरो सेशन भी घोषित हो सकता है। एक दूसरा जो है, नगर पालिका में बहुत ज्यादा घपला होता था, तो एनक्रोचमेंट हटाने वाली जो टीम थी वो भी पक्षपात करती थी जात के आधार पर वैसे, और गरीबी और अमीरी के आधार पर, तो उसमें भी हमने इंटरवीन किया। और फाइनली वो जो नाराज हुए लोग, गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही थी सफाई एनक्रोचमेंट हटाने के नाम से, तो हमने कहा मैंने हटा हुई है भाई, गरीबों के लिए और अमीरों के बीच में जैसा बदतम नहीं होना चाहिए, और यहाँ से भगाओ हटाओ। तो वहां से कोतवाली बरेली के सामने हमने कहा, तो वो फौरन गरीबों की बात सुनने की वजह से वहाँ नारे लगने लगे कि चंद्रपाल जिंदाबाद, सिटी मजिस्ट्रेट जिंदाबाद। एंड फाइनली वो लोग, जो मेयर था वहाँ का, वो भागा भागा पीड़ित होकर के जब मगोरा जी चीफ मिनिस्टर थे उनके पास पहुंचे कि साहब आपने सिटी मजिस्ट्रेट ऐसा भेज दिया जो हमारे नारे खिलाफ नारे लगा दिए। तो उनको महसूस हुआ किसी ने कि नारे लगा दिए, तो उन्होंने कहा कमिश्नर से पूछा होगा, कमिश्नर का बहुत अच्छा ऑफिसर है, हमको तो बहुत पसंद है। तो उन्होंने जो है वहीं पर पोस्ट कर दिया बरेली एडिशनल एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट एडिशनल मजिस्ट्रेट बरेली, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 6 महीने रहे। तो वहां पर भी जो नगर पालिका द्वारा जो घपले होते थे उनको दूर किया, और दूर करने के बाद जो भ्रष्टाचारी थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। और फिर फाइनली फिर वो जाके रोए मेयर साहब, और फाइनली वहां से इमरजेंसी तब तक लागू हो गई, हमारा ट्रांसफर फिर मुरादाबाद एडीएम ई मुरादाबाद हो गया। तो वहां पर भी इमरजेंसी होने की वजह से कार्य जो होने लगे बहुत एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम, तो हम लोग गाँवों में जा करके वो उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, किसानों की उनकी सुनते थे, और इमरजेंसी में कोई एक्सेसेस नहीं होने दी। जनरली जो एक्सेसेस होती थी और जनरली शिकायतें यही मिलती थी कि उनके साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, लाइसेंस समाप्त हो रहे, मगर हम लोगों ने नहीं होने दिया, और उसकी वजह से वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा माना। और एक शेयरिंग की जमीन निकली गई, एक रानी वहाँ की बिलारी थी, और शेयरिंग की जमीन में वो हजारों करोड़ एकड़ की जमीन थी उनके पास, तो उसे निकाली गई। तो इस पर फिर नाराज हो गई वो सी बात मिनिस्टर, एंड उन्होंने बहुगुणा साहब जो है चीफ मिनिस्टर थे, नरेंद्र तिवारी जी फिर बाद में बने, तो नरेंद्र तिवारी ने के पास पहुंची, और उन्होंने कहा उनको चंद्रपाल एडीएम ई जो बनाया है आपने, उससे हमारा बड़ा सारी चीजें निकाल दी। और फाइनली मेरा वहां से ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर भी जो हुआ वो हुआ कि चंद्रपाल आईएएस ऑफ 1972 बैच इज प्रमोटेड ऑन एडहॉक बेसिस। बड़ा आश्चर्य हुआ कि एडहॉक बेसिस में कोई ऐसे पोस्टिंग नहीं होती है, न प्रमोशन होते हैं, मगर उन्होंने अपनी इज्जत बताने के लिए हमारा ट्रांसफर किया। मगर जनता में बड़ा रोष था, 12 दिन तक हमारा स्वागत होता रहा और गालियां देते जाते रहे। और फाइनली हम वहां से जब चले, तो एक तरफ से बहुत बड़ी मालाओं के साथ लदे हुए थे और गाड़ी के उसमें खड़े हुए थे, तो लोगों ने महसूस हुआ हमें कि ये समाज सेवा का ही पल है कि हमको ये सम्मान मिल रहा है। भव्य जो है बहुत बड़ा अभिवादन स्वागत था हुआ, वहाँ तो वो बहुत लोगों ने। महसूस हुआ कि समाज सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, समाज सेवा सर्विस के साथ ही समाज सेवा की जा सकती है। तो वो किया वहां से, और छोटे मोटे और काम होते थे, जनता को मिलने का काम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा, कि वो कोई भी आदमी कभी भी किसी समय हमसे मिल सकता था। प्रमुख रूप से जो हाँ है तो, सबसे पहले तो आपको की जो है जो सिस्टम था, जो टाइमिंग था, वो बहुत ही क्लियर था। हाँ, इसी वजह से उससे जनता बहुत मानने लगी। तो मुरादाबाद में फिर बहुत जमीनें बंटवाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बहुत कराया, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी, और जो ग्राम सभा की जमीन थी, सीलिंग की जमीन थी, उसको बहुत सख्ती के साथ उसको सही सही रूप में डिस्ट्रीब्यूट कराया। लाइसेंस गरीबों को कोई नहीं देता था, वो लाइसेंस की एप्लीकेशन मंगा मंगा के उनको लाइसेंस दी गई, क्योंकि वो कहते उनका कहना था साहब हम लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता। उसके बाद से हमने ये आवाज भी उठाना शुरू किया कि अगर लाइसेंस मिलने हैं तो हर एक को मिलना चाहिए, नहीं तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो ये भी आज तक हम यही कहते हैं कि हमारा ये एक उद्देश्य है कि या तो आप लाइसेंस बंद करो, या लाइसेंस किसी को मत दो, तो जिससे कि एक समानता का व्यवहार हो सके। ये ऐसी है जो कि मेमोरेबल चीज है। एक बदमाश था, उसको बंद करना चाहते थे कि हम इसको बंद करना चाहते, तो उसने ऑफर किया हमारे भाई को वहां पर बहुत रुपया, मगर किसी की हमने सुनी नहीं, और मंत्री भी लगे रहे मगर नहीं सुनी, और उसे ये किसी तरह से सख्ती से कार्रवाई की। संबल में कम्युनल राइट हो गया, यानी संबल कम्युनल राइट को कंट्रोल करने के लिए हमने 4-5 ऑफिसर थे, वहाँ रात दिन वहीं पर रहे संबल में। और 1976 की बात है, 1976 में कम्युनल राइट हुआ, उसको कंट्रोल करा, और उस समय कोई भी इंसिडेंट और आगे फर्दर किसी की जान नहीं जाने दी। और हमने देखा उस समय कि भाई भाई का व्यवहार था, मुसलमान भाई और हिंदू भाइयों में। हिंदुओं का जो घर होते थे अकेले,
उसको भी संरक्षण प्राप्त था मुसलमान भाइयों का, और मुसलमान भाई को घर अकेला है तो वो हिंदू भाइयों का संरक्षण प्राप्त था। उनमें इतना भाईचारा था संबंध में, तो मुझे उसे आज भी याद आता है कि लोग किस तरह से कहते हैं कि हिंदू भाई मुसलमानों में वो भेद किया जाए। मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा जब ये है तो सब कहते थे कि एडीएम साहब आप चिंता मत करिए, हम लोग यहाँ हैं, हम लोग इसके घर पूरा अकेला घर जरूर है मगर हम रक्षा करेंगे। तो ये जो कम्युनल राइट की जो भावना है वो ये होनी चाहिए कि हर भाई भाई है तभी आप कंट्रोल करेंगे। नहीं तो आज जो देखा ये जाता है कि एक दूसरे को आग लगाते हैं, एक दूसरे से झगड़ा कराते हैं। तो ये तो रहा एडीएम मुरादाबाद के बाद हम आरएफसी झांसी बने, वहाँ पर बहुत सख्ती से जो गलत काम होते थे बेईमानी के उसको हमने आरएफसी झांसी में से रोका और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, उनकी उनके जो अनाज होते थे उसको जब्त किया। ये फिर उसके बाद 1 साल सवा साल के बाद खुश होकर के पंडित यादव जी थे हमारे, राम नरेश यादव जी, उन्होंने जो है हमको फॉरेन डायरेक्टर टूरिज्म बनाया और डायरेक्टर टूरिज्म एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कॉर्पोरेशन बना। 1977 4 अक्टूबर को मैंने चार्ज दिया। मुश्किल से 40-45 लाख रुपए थे, मगर उसके लग के हमने इतना जबरदस्त योजना बनाई कि हर टूरिस्ट प्लेस की योजना बनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। हमने कहा तुम्हारे पास पैसा है न है, मगर मैनेजर से कह दिया कि सब के सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना बना के अलमारी में रखो, कोई समय आएगा जबकि उससे इन्हीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी। और टूरिज्म जो बना, हर जिले में बड़े बड़े शहर था उनमें एक तो टूरिस्ट फेस्टिवल बने, लखनऊ फेस्टिवल, आगरा फेस्टिवल, बनारस फेस्टिवल, लाइक दैट। उसी तरह से जो मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है वो भी उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी सब हमारे जमाने की बनी हुई है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे उत्तरांचल में जितने भी जगह थी तपोवन उनकी मंदिरों का भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने, उनके भी उच्चारित हो रही। ये वाइल्ड लाइफ की जो होती थी उनके भी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी। गोरखपुर में रामगढ़ ताल एक बैंक तालाब था, उसका भी सौंदर्यीकरण हमारे जमाने में से होना प्रारंभ हुआ। फिर वहाँ साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह बने। ये उसके बाद हम डीएम सीतापुर बने, तो वहाँ गरीबों की सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ गरीबों के मनोबल को उठाने के लिए लोग धरती पे बैठते थे। हमने कहा नहीं, धरती पे नहीं बैठो, तुम्हारी कुर्सियाँ हैं, इस पे बैठो। हिम्मत नहीं होती थी उनका, इतना मनोबल डाउन था। वो भेदभाव जो शुरुआती दौर से था वो वहाँ पर वहाँ बहुत ज़्यादा था। उससे जो नीचे बैठते थे तो एमएलए बैठे रहते थे, मगर मैं उन लोगों की जगह कहता है भाई ये तो आप तो यहीं रहते हो, ये तो बाहर से आए हैं, इनको मुझे सुनने दीजिए, उनकी समस्या हल निदान करने दीजिए। तो इससे सीतापुर में भी बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा वो सम्मान हुआ, और रिटायरमेंट वो उसको वहाँ से ट्रांसफर हुआ तब भी बहुत बड़ा सम्मान रहा। आज भी हम जाते हैं तो वहाँ के लोग बहुत इज्जत की तरह से बहुत आगे बढ़ाते हैं। वहाँ का जो एक बहुत बड़ा बदमाश था, जो टेरर था वहाँ के लोगों को, उसको हमने एनएसए में बंद किया था। तमाम मंत्री, 3-4 मंत्री थे, सारे लोगों ने वहाँ पर विश्वास किया। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू आर सच ए बिग क्रिमिनल, यू फर्स्ट सरेंडर बिफोर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वो जेल गया। क्या नाम था सर? अब नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो अच्छा नहीं रहेगा किसी का। आपने कहा एंड ही इज नो मोर, बस ये सब जानते हैं कि सीतापुर के लोग क्या क्या नहीं है। उसके बाद हम वहाँ से हटने के बाद आपको जो बता दिया कि डीएम बने, उसके बाद यहाँ सीतापुर आए। फिर और आगे चलते गए, हाउसिंग कमिश्नर बने। तो हाउसिंग कमिश्नर में ये देखा गया कि हमने पूछा प्रश्न पहली बार कि आप ये बताइए कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को मकान कितने मिलते हैं। तब उन्होंने बताया कि सर 2-2.5% मिले हैं 20 साल के हाउसिंग बोर्ड के इतिहास में। तो हमने कहा ये तो बहुत कम है, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, और उनको हर हालत में 21% मकान मिलना प्रारंभ हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मकान दिलवाने के बारे में, सबसे प्रथम तरीके से वो शुरू हुआ। विशेष रूप से दलित वंचित शोषित समाज के लिए। हाँ, दलित और वंचित शोषित समाज के लिए वैसे तो सब लोगों को लॉटरी से मिलता था, उनको भी लॉटरी से भी मिलता था, मगर मिलता नहीं था। कोई कहता पैसा नहीं है, तो हमने कहा पैसा हम देंगे, उनको पैसा देंगे, और ये कह दिया कि आप मकान ले लो और उसमें रहने लगो, और पैसा जो है धीरे धीरे, मगर रजिस्ट्री नहीं होगी उनके नाम, और पैसा आप धीरे धीरे पटाते रहना, देते रहना सरकार को, हाउसिंग बोर्ड को। तो ये हाउसिंग बोर्ड की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और उसके बाद मतलब यहाँ तक के 95 में मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनने से पहले की घटना है कि उसमें हम उस समय खादी ग्रामोद्योग के यहाँ के सचिव थे यूपी में। तो उस समय गरीबों का बहुत काम कर रहे थे, और गरीबों के काम का क्या, स्पेशली जो चमड़ा निकालने वाले लोग थे उनका शोषण होता था। तो उनके शोषण को दूर करने के लिए हमने सहकारी समितियां बनाई, और सहकारी समितियों में इतना अच्छा उनका रिजल्ट रहा कि ठेकेदार जो थे शोषण करने वाले वो अलग हो गए, और केवल वही थे जो वास्तव में अपने हाथ से चमड़े निकालने उसका काम करते थे, वही बचे, उन्हीं का फायदा हुआ। और उससे ये हुआ कि एकदम से तूफान आ गया। फिर मगर उसमें कुछ लोग थे जो क्षुब्ध हो गए, संस्था वाले लोग जो ठेका ले रहे थे उनको जो हटा के हटाना प्रारंभ किया। तो ये
क्षुब्ध हुए, उन्होंने हमारा ट्रांसफ़र करवा दिया और ट्रांसफ़र कराने से बहुत बड़ा तूफ़ान मचा। वहाँ पर बीसों हज़ार मर्द लेडीज़ एंड जेंट्स आने लगे हैं और नारे लगा। ट्रांसफर का कारण क्या रहा सर? भ्रष्टाचारों के खिलाफ जो है? नेचुरली भ्रष्टाचारों के खिलाफ जब हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई तो ट्रांसफर होता रहा। तो इसीलिए भ्रष्टाचार को हमने जब पार्टी बनाई तो उसमें भ्रष्टाचार इज नंबर वन। भ्रष्टाचार खत्म करो और उसे आगे बढ़ाओ और शोषण बंद हो, तमाम बातों में लेकर के अच्छी अच्छी बातें सब वो लगाए। सर अब हम चाहेंगे कि इन विभाग जी 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 उसके बाद तो बहुत सी पोस्टें हैं, है ना? हर जगह में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रहे तो वहाँ पर भी अच्छे काम किए। फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि साहब ने जिस प्रकार जो है विभिन्न संस्थाओं को बना करके, योजनाओं को बना करके समाज के लिए, हित के लिए जो काम किए हैं, वो जितनी हम बात करें उतने कम रहेंगे क्योंकि उनकी कोई गिनती नहीं है। सैकड़ों में अपने समाज को उन्होंने अपने कार्यकाल में सेवा दी है। नहीं, रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी जब थे तो हमें ये महसूस होता था कि जो ज़मीन दी गई है, बाँटते थे हम लोगों ने इमरजेंसी के ज़माने में बाँटी थी, वो लोग छीन लेते थे गलत-सलत करके। तो उसमें हमने ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट में अमेंडमेंट किया और कह दिया कि स्वीकार्य की ज़मीन जो मिली है उनको कोई भी ले नहीं पाएगा और दूसरा स्वीकार्य के अलावा कोई खरीद नहीं पाएगा और खरीदेगा तो जिलाधिकारी के, जिला मजिस्ट्रेट के ऑर्डर होने के परमिशन के बाद होना चाहिए, जो बाद में खत्म कर दिया गया। बाद में जो सब फ्री कर दिया गया कि 3 कारण है, शादी है, किसी का बीमार है, कुछ है, तो वो बेच सकता है। तो इस समय खूब ज़मीनें बिकी हैं, जबकि हमने कंप्लीट रोक लगा दी थी कि वो जो कोई दूसरा नहीं खरीद सकता। ये अच्छे-अच्छे कार्य किए, उसी का हर गाँव में वो बने। जबरदस्ती अंगूठा लगा करके हाँ, हाँ, उनकी ज़मीनें ले लेते थे, तो खत्म करें। और तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग जिसमें हमने ये किया, उसी में ये भी था कि गाँव के ज़मींदारी और एबॉलिशन एक्ट में ये भी गाज़ियाबाद में 84 में हम कलेक्टर बने, तो वहाँ पर 25वां नंबर था पूरे प्रदेश में। हमने उसे 1-2 महीने के अंतर्गत ही फर्स्ट लाना शुरू कर दिया और हर कार्यक्रम में जब तक हम रहे वहाँ पर 12 जुलाई 85 तक, तब तक हम फर्स्ट आते रहे। फिर भी जो एक बदमाश था उसको बंद कर दिया ऐसे में 4-4 मंत्रियों ने मना किया, हमने बंद करा, तो उससे नाराज़ होकर के लोगों ने हमारा ट्रांसफ़र करवा दिया। तो वहाँ 10-12 दिन तक घमासान होता रहा क्यों और फिर मेरा जो स्वागत किया गया वहाँ की जनता द्वारा, वो सब हाथी पे बिठा करके हमें स्टैंड अप किया गया। हज़ारों आदमी नाचते-गाते हमको स्टेशन तक ले गए और फिर फूलों की मालाओं से तमाम पूरा ट्रेन पे भर दिया ऊपर। तो उससे महसूस होता है आज भी जब जाते हैं हम उसकी वजह से और बहुत सम्मान करते हैं सरदारों को। किसी एक आदमी को भी असैसिनेशन हुआ था इंदिरा गांधी जी का, उसमें हमने एक आदमी को मरने नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज़ है, न तो उनका हथियार जब्त किए, न कुछ किए और प्यार मोहब्बत से उनको आगे बढ़ाया। उसी तरह से कर्मचारी अधिकारी जान लगा देते थे क्योंकि उनको हमने कभी दंडित नहीं किया, प्यार मोहब्बत से उनसे काम कराया। तो आप आश्चर्य करो, प्यार मोहब्बत से एक्सपेरिमेंट किया, उसका परिणाम ये निकला कि पूरे गाजियाबाद में हम जितने दिनों तक रहे तब तक फर्स्ट ही आते रहे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ पर जो विकास कार्य थे, 3 ब्रिजेस बनवाए एक ही दिन में, पेवर से रोड बनवाई और जो हमारे धार्मिक भाइयों को उनके मोहल्लों में बैठ-बैठ के हमने लोडर जो है खरीदवाया पहली बार उत्तर प्रदेश में, जिससे उन्हें सर पर रख करके कोई वो नहीं खरीदना पड़ा और उनके जो रेगुलरिटी थी, रेगुलर करने के लिए कार्रवाई की क्योंकि एड हॉक पे लोग लगे रहते थे, रेगुलर भी कराया। तो जो पेवर रोड बनी, गाजियाबाद में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था जिसमें कि यूपी का, जिसमें कि पेवर से रोड बनी, बहुत बढ़िया गलियों में बनी और सबसे पहले वाल्मीकि भाइयों की बस्तियों से शुरू हुआ। जैसे कि ऊपर वाले ये नहीं कि सारा पैसा उन्हीं में चला जाए। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम से हाँ, वो तो ये बनी है, कोई भी करे प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना, प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग योजना, ये सब मेरे बनवाई हुई है भारत सरकार में। बहुत ही मजबूती के रूप में बनाई गई। जब प्लानिंग कभी था क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम योजना थी, उसमें स्वीकास्ट का प्लान बनाया गया था। स्वीकास्ट का प्लान बनाया था, जितनी पॉपुलेशन उतना पैसा अलग उनका रखा गया, बजट होने लगा। तो उसमें ये कंडीशन थी कि ये पैसा जो है आधा पैसा स्वीकास्ट के जो पॉपुलेशन है उसमें लगेगा, आधा जनरल में लगेगा जो जनरल प्लान से आएगा। इसीलिए रुपए की कोई कमी नहीं थी। आज देखोगे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया-बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं और स्पेशली अम्बेडकर ग्राम योजना के अंतर्गत ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। वो अब सब खत्म हो गई, स्वीकास्ट का प्लान खत्म, ड्राइव वो खत्म। तो ये दुःख की बात है कि जो अच्छे काम हो रहे थे उसको खत्म करेंगे तो सरकार बदलेगी तो दूसरा करेगी। आज नरेंद्र मोदी जी अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं, कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। सबका साथ, सबका विकास, परंतु बीच में जो हमने कहते हैं कि सबकी भागीदारी वो नहीं, सबकी भागीदारी बात नहीं आने लगी। क्योंकि भागीदारी के बिना लोगों को आप
अच्छे-अच्छे मकान बना दीजिए, सब कुछ कर दिए, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मकान के लिए बनाने से पहले ये भी सोचना पड़ेगा कि उनको ज़मीन कहाँ है? तो जब ज़मीन दे दी जाए उसको, हम लोगों ने दिया था कुछ खरीद के दिया था उनको, तो वो ज़मीन जब मिलेगी, तो उसी के आधार पे बनेगी, नहीं तो बेकार है। वो सर मकान यहाँ पर से एक प्रश्न सर निकल के आ रहा है, क्या लगता है सर जो है आपके द्वारा समाज हित में जो दी गई योजनाएँ थी, क्या वर्तमान में जो सरकार हैं, जो चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, क्या उन योजनाओं पर सरकारें पूर्ण रूप से काम कर रही हैं? नहीं, नहीं, कोई काम नहीं कर रही। जो जो किए थे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा बिल्कुल फ्री थी। हम कहते थे एडमिशन के समय कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मगर आज एडमिशन होते ही नहीं है जब तक कि कोई पैसा, लड़का गरीब आदमी भी है उससे प्रेस किया जाता है कि उसे जमा करें। तो एक तो शिक्षा के बारे में, और शिक्षा बहुत महँगी भी हो गई है, प्राइवेट हो गई, डबल हो गया, क्यों हो गया? तो गाँवों के स्कूल जो थे वास्तव में वो मॉडल स्कूल ना हो करके, आप वो जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जाइए, वहाँ कोई पढ़ाता नहीं है। वो खाने-पीने में लगे रहते हैं लोग, जो खाना ही मिला, मिड डे मील्स हो गया, कुछ हो गया। तो इसलिए वो अच्छी-सच्ची योजना थी, वो तो खत्म हो गई। वैसी योजना चलती हैं, दिखाने के लिए चलता रहता है, मगर वास्तव में आईटीआई हमने 84 आईटीआई से करवाई थी स्वीकृत। हर हर ब्लॉक में एक आईटीआई आज भी बनी होंगी। मगर आईटीआई आईटीआई के नाम से अच्छे-अच्छे वो बनाए थे, मगर वो आईटीआई के नाम से नहीं चल पाए, और उसमें जो किसी ने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं। जब तक मॉनिटरिंग चीफ मिनिस्टर लेवल, आजकल एमएसएमई का, जब मैं सेक्रेटरी एमएसएमई बना भारत सरकार में, तो एमएसएमई योजना बनाई थी कि हर बिना गारंटी के 1 करोड़ रुपए तक ऋण मिल सकता था कोई भी नवे लड़के-लड़की को। और उसमें ये भी योजना थी कि टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट मिशन कॉर्पोरेशन, एक स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनवाया था, जिसमें कांग्रेस के ज़माने में। तो आज भी अच्छी बात है कि स्किल डेवलपमेंट ये चला रहे हैं, और उससे प्रचारक है, उसी से आदमी वो कौशल विकास मिशन के तहत। कौशल विकास मिशन के तहत। बात एक ही है। हम जो जापान गए थे, उसमें हमने देखा कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है, और वो वहाँ बहुत मशहूर है। हायर एजुकेशन में इतना ज़्यादा जोर नहीं जितना कि स्किल डेवलपमेंट पे जोर है, क्योंकि उससे हैंड टू अर्न वाली जो तैयारी होती है, और उससे जो है सब लड़के पढ़ लिख करके, थोड़े पढ़े लिखे भी अपने रोजी रोटी कमा सकते हैं। और ये खत्म। ठीक। बिल्कुल सर। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ सर। जैसा कि लोगों का कहना है कि जब बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम जी ने 1984 में बना दी थी, तो फिर आपको अपनी पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या कहेंगे सर? देखिए, इस पार्टी में इसमें तो बोलना की ज़रूरत नहीं है, क्या है, मगर ये ज़रूर है कि हम 95 में प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग बने यूपी के। उस समय माननीय काशीराम जी ने ये कहा था कि माननीय काशीराम और लालजी टंडन जी ने, दोनों ने मिलकर, क्योंकि भाजपा के सपोर्ट से चल रही थी बीएसपी, तो बना के चल रही थी, तो उस समय ये कहा गया कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए अचानक। तो वो हमें चीफ मिनिस्टर बनाने से हमने फौरन तुरंत रिप्लाई दिया कि हम तो आईएएस ऑफिसर हैं, हम कैसे बन सकते हैं, और बनेगी तो मायावती बनेगी, वो नेता वो हैं। तो बनी। उसके बाद रात को हमको बुला करके 2 दिन बाद हमें प्लानिंग सेक्रेटरी यूपी बनाया। हमने बहुत बहस की कि हमसे बहुत सीनियर लोग हैं, उनको बनाइए, नहीं बनाया, मगर वो कहे हम तो आप ही को बनाएँगे, हम चीफ मिनिस्टर हैं। तो मायावती जी ने कहा, मैं ठीक है, फिर आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? ठीक है, बना दीजिए। बनाए तो 3 महीने को नहीं, हमने तमाम अच्छी-अच्छी योजना बना दी, प्लानिंग से मशहूर हो गए। उसके बाद मैं दूसरे टाइम में मैडम बनी चीफ मिनिस्टर। तो उस समय भी जो हम उस समय प्लानिंग सेक्रेटरी नहीं थे, उनके फिर और लोग छा गए, चारों तरफ चापलूस उन्होंने घेर लिया, और उसी वजह से वो बदनाम भी हुई, तमाम लोगों ने बदनामी कराई। इधर-उधर होके आज इधर-उधर भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, सब उन्हीं के कमाए धंधे से भाषण देते घूमते हैं। तो ये हुआ। पार्टी उन्होंने जो बनाई थी, वो बात सही है कि पार्टी होने के बाद हमने पहले बताया था 99 में यूँ तो काशीराम जी भी कहते रहे, मगर 99 में स्पेशली हम कार्ड देने गए थे दिल्ली में। हमारे बेटे की सबसे छोटी शादी थी। उसने कहा, मैडम आप जो है आती नहीं है, हमारे 2 बच्चों की शादी हो चुकी है, इसमें तो कम से कम आइए। कहते नहीं आप हमारे साथ आ जाइए। तो हमने कहा हम तो आपके साथ हैं, आप ही परेशान करवाती रहती हैं, क्या है? कहते नहीं, नहीं पॉलिटिकली आ जाइए। तो हमारी मिसेज़ बैठी हुई थी सामने, हम दोनों गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कैसे आ जाएँ? इनको तो अभी सेक्रेटरी भारत सरकार बनना है। हमारा साथ है संबंध, हम धरती से बैठ नहीं पाते, तो आपके साथ आ नहीं सकते। इसमें थोड़ा नाराज़गी हुई। फिर रिटायर होने के बाद हम गए, और मैडम से उम्मीद ये थी कि हम उनसे मिलेंगे। मिलने गए तो कोई मुलाकात का मौका नहीं मिल पाया, और वहाँ के जो वो थे स्पीकर एंड मायावती जी ने मिलने के लिए आपको समय नहीं दिया। इस समय की बात नहीं है। वहाँ पहुँचे, हम समय माँगा नहीं था, समय नहीं माँगा, वहाँ नहीं थी। फिर हमने वो कहा, अपनी चिट्ठी लिख के उनको बता आए थे स्पीकर को कि आप ज़रा बता दीजिए कि मैडम ने चाहा था हमको, अब हम रिटायर हो गए, हम इनके साथ काम करना चाहते हैं, आप बता दीजिएगा।
होता है। मगर उन्होंने संभवतः हिम्मत नहीं की, बताया कि नहीं बताया मुझे नहीं मालूम। मगर उसके बाद मैंने प्रयास नहीं किया किसी पार्टी का, दूसरी का। अपने ही पार्टी एक स्वप्न के आधार पे मुझे आदर्श समाज पार्टी बनाने का निर्देश हुआ भगवान बुद्ध की तरफ से। तो मैंने वही लिख लिया, वही उद्देश्य आज भी लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार हटाओ, जातिवाद हटाओ, एंड सांप्रदायिकता हटाओ, धन बल बाहुबल से जो भ्रष्ट तंत्र में बदल गया प्रजातंत्र, उसको ठीक करो, है, और दल बदलियों को हटाओ हराओ। यही सब नारे जो हमारे आज चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री है, वो उसमें से ज्यादातर बातों को उसमें रिपीट करते हैं, कहते रहते हैं। नहीं, बस सर मैं छोटा-सा आंसर करना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम तो लेते हैं बहुजन समाज के लीडर और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से वो वोट भी लेते हैं। लेकिन क्या आवश्यकता पड़ गई कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी गई रिपब्लिकन पार्टी को छोड़ कर के वो अपनी नई पार्टी बना लेते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को ही अपना मार्गदर्शन बनाते हैं। तो इसके पीछे सर क्या राज है कि चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो जो है अशपा हो, चाहे वो विभिन्न पार्टियाँ हों, उस पर सर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है, बाबा साहब ने जो किया है वो तो कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने जो किया उसकी बदौलत आज बोलने लायक है कि आज बोल रहे हैं, आज हम यहाँ भाषण दे रहे हैं। मगर बाबा साहब के जो उन्होंने जो किया था, संघर्ष किया, बुद्ध बल के माध्यम से सबको हराते हुए संविधान बनाया। उसके बाद उन्होंने जो उसके अलावा जो चले गए 1956 में बहुत बन गए, सब कुछ चले गए। मगर दुख तो उनका है कि उन्होंने तो किया ही, जो कुछ था उनकी बदौलत आज हम हैं जो भी है। चाहे माननीय काशीराम जी हो, चाहे माननीय मायावती जी हो, कोई भी हो, उनके नाम के बिना तो आगे बढ़ नहीं सकता। आज तो हर पार्टी, पहले हर पार्टी मैंने तो देखा है कि कोई पार्टी नहीं लेती थी। मैं ही था जो हमने आगरा ही में सर ये हुआ था कि हर 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 कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। तो हम ही ने शुरुआत किया था, क्योंकि हम अपने एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो आते थे यहाँ पर, तो यही सब काम किया करते थे। ये इसके अलावा ये जो पार्टी बनाने की बात आई, मैं समझता हूँ कि उस समय रिपब्लिकन पार्टी का कुछ एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ गया था और अच्छी तरह से चल नहीं पा रही थी। तब माननीय काशीराम जी ने संभवतः ये सोचा होगा कि हमें कुछ करना है, पार्टी बनानी है, तो उन्होंने अपने साइकिल यात्रा वगैरह निकाली, कर्मचारियों को संगठित किया और 84 में मैं कलेक्टर गाजियाबाद था, तब उन्होंने अनाउंस किया कि बहुजन समाज पार्टी। नहीं सर, यहाँ पर बात सर आती है, लोगों का कहना है कि 1984 से पहले जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो रिपब्लिकन पार्टी यानी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लगा करके रिपब्लिकन पार्टी तक ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को बढ़ाया। आखिर क्या वजह रही कि 84 के आगे का पूरा मिशन बताया जाता है और 84 के पहले का मिशन को दबा दिया जाता है? पहले का मिशन तो ये था, वो जो उसका रिपब्लिकन पार्टी का था, उसमें से जो रिपब्लिकन पार्टी के अच्छे-अच्छे जैसे वीपी मौर्य थे, वो कांग्रेस ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, मंत्री बना लिया। कुछ और लोग थे, गौतम गौतम उनके साथ थे, जो संघप्रिय गौतम थे, वो भी उन्हीं के साथ चले गए। तो वो सारे का सारा जो मूवमेंट था, मैं समझता हूँ वो आदमी जो थे, पर्सनैलिटी थी, वो आइदर परचेज़ कर गए या शांत हो गए। बहुजन समाज पार्टी का 93 से जो समाजवादी पार्टी से दोनों मिल के लड़े, तब से प्रगति हुई है। और वो पहली बार 95 में चीफ मिनिस्टर बनी। तो चीफ मिनिस्टर बन के जब शक्ति हाथ में आई, तो उसे काफ़ी जनता में बड़ी खुशी हुई। हम लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया, सभी लोगों ने मिल करके, और फिर मूवमेंट उनका बहुत तेज हुआ और कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स पार्टी पर चली, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जो रिपब्लिकन पार्टी का पहले से ही जोर शोर था, समाज के पहले से बोलबाला था, इसीलिए वो जो लोगों ने उसको बीएसपी को अपना ले रहा, बहुत जल्दी कवर कर दिया, उसे टेकअप कर दिया, उनके सिद्धांतों पर चलने लगे लोग। गांव-गांव में जाके अपना कैडर बनाते थे और माननीय काशीराम के तक उन्होंने बहुत मेहनत की। मगर चीफ मिनिस्टर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर में, क्योंकि मैं साथ था, मैंने देखा सारी योजनाएं बनाई हुई थी, उससे चला गया थी। उसके बाद सेकंड टर्म में जब आए, तो फिर उनके मैंने रास्ता देखा कि गलत हो गया था। और आप कोई होते ये क्या नाम है, उपाध्याय, रामवीर उपाध्याय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना और हम ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे। तो एक छोटे से मामले में कि दिल्ली सहारनपुर रूट को नहीं सर, मेरा सवाल यह है कि पार्टी क्यों बनी? रिपब्लिकन पार्टी होते हुए? नहीं रिपब्लिकन पार्टी होते हुए तो इसलिए बनी कि वो पार्टी जो है कमजोर होगी और वो कहीं नहीं कर पाई। तो वो रिपब्लिकन पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में थी या महाराष्ट्र में रही होगी। आज भी देख लो, रिपब्लिकन पार्टी वहाँ है, यानी कितने लोग आपसे ही में बटे हुए हैं। उसी तरह से यहाँ पर हुआ कि जहाँ बीएसपी जब बनी, तो बीएसपी जब ऊपर थी, तो बीएसपी के लोगों को द्वारा पार्टी को, अपनी पार्टी के इम्पोर्टेंस दूसरे लोगों को भी साथ लेना चाहिए था। जैसे मेरे जैसा आदमी जब रिटायरमेंट बाद आके आपके पास आया है
और ज्वाइन करना चाहता है तो ले लेना चाहिए। जब नहीं है तो हर आदमी अपना अपना सोचता है। हमने भी सोचा कि हमने बाबा साहब को सारे जीवन भर उनका करा है, तो उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करें ना। जब आप मायावती जी हमें, और जब मानव काशीराम के भी है 2006 में, वो मतलब 2006 है, हाँ, 2006 में वो थे आप, वन कौन सा चलता है, 96 में, 96 में हम कहा नागपुर मुलाकात हुई, मानव काशीराम थे, हम और बिमला थे। तो उन्होंने कहा बिमला जी आपको हमारी टिकट से आपके बाद लड़ना है, क्योंकि वो 91 में उनको टिकट से लड़ी थी बीपी सिंह की पार्टी से। हाँ, तो इसीलिए लड़ा नहीं, नहीं दी इन्होंने टिकट। जब टिकट नहीं दी और पहले से हम कर ही चुके थे और इनके साथ भी आए, जब इन्होंने लिफ्ट ही नहीं दी तो लोग समझते हैं कि ये पार्टी गड़बड़ है, तो हमने अपनी पार्टी बनाई। ठीक है, आज हम उतनी ताकतवर पार्टी नहीं है क्योंकि हमारे पास धन तो था नहीं, हम तो अपने आइडिया देने जाते। आज जब इनको परेशानी दिखाई दी हमको कि ये चारों तरफ से जाटव होने के नाते उनको अलग अलग करना चाहते हैं, और वहाँ जो बने क्या नाम है अपने अध्यक्ष जी का, खड़गे जी, खड़गे जी को घोषित किया गया कि ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो गए। तो ये उसके बाद मैडम का नाम आने लगा, मायावती जी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो गई। तो इन दोनों को स्वीकार के होने के नाते लोगों के दिमाग में ये पड़ गया कि कैसे इनको तोड़ा जाए, जो मेरा अनुमान है। तो फट से अपने जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं 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 ये करूंगा, अलग हो रहा ये हो जाएगा। और एक जो यादव जी थे यहाँ के समाजवादी पार्टी के, इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि अगर ये बीएसपी वाले लोग आएंगे हमारे जब उसमें गठबंधन में तो हम बिल्कुल नहीं, सब हम निकल जाएंगे गठबंधन से। तो इस तरह से दबाव पड़ा, और दबाव पड़ने के बाद आज भी अलग थलग है। कोई कोई प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि दलितों को कोई नहीं पसंद करता, ये तो वास्तविकता, दिल से नहीं पसंद करता, ऊपर दिखाने के लिए करते हैं। तो हमने भी यही कहा, उसी समय हमने कहा कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। कम से कम हम सारे देश में जाने जाते हैं अपनी योजनाओं के बारे में, क्योंकि पुराने कमीशन भारत सरकार में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और फिर योजना बनाना। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड का तो मैं प्रिंसिपल एडवाइजर था। सारी योजनाएं मेरी द्वारा बनाई हुई हैं, और बाकी सारे देश में भी योजनाएं जो बनती थी उनका मैं चेयरमैन था। डेडिकेटेड यूनिट थी SC ST OBC माइनॉरिटी, उसका मैं सारी योजना बनाता था। तो लेना चाहिए था, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। सर हम आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे अपने संसदीय क्षेत्र आगरा से, तो लोगों का कहना है कि आप भले ही कितने विद्वान हो कि आपकी जीत नहीं हो पाएगी। क्या कहेंगे सर इस पे? ऐसा है, पॉलिटिक्स में कोई विद्वता की जरूरत नहीं है। विद्वता तो वही है जो बहुत अच्छी अच्छी योजना बना सके, उसके कार्यान्वयन कर सके, उसके लिए जरूरी है और विद्वान होना। बिना विद्वान के विद्वता बने हुए कोई IAS ही चलाते रहेंगे उस चीफ मिनिस्टर को या चीफ प्राइम मिनिस्टर को, और फिर अपना विवेक नहीं लगा पाएगा तो क्या फायदा है। इसलिए पढ़े लिखे होना बहुत ही आवश्यक है और विद्वान होना बहुत आवश्यक है। ये बात सही है, मुझे गर्व है इस बात का कि हमने देख बाबा साहब की नकल करते हुए हमने PhD किया, DLED कर दिया, और भी हम आगे करने की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह और पढ़ाई करें जितना हो सकता है। साथ ही साथ हमने पॉलिटिक्स से शुरू किया, तो जितनी योजनाओं के माध्यम से सेवा कर सकते थे वो की है भरपूर करके। और भी तबीयत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, मौका मिला, क्योंकि अभी सब स्वस्थ है, अभी सब मेंटली स्वस्थ है, शरीर से स्वस्थ है, और अपने साधन से सब कुछ है। बच्चे बच्चे सब अपने 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 जगह काम कर रहे हैं। हम फ्री होने के बाद समाज के लिए समर्पित है कि फ्री हो हर हालत में समाज का उद्धार करेंगे। और 3 बार जब हम हार चुके हैं तो वो लगता है कि EVM से ही हरा है, नहीं तो हमारे यहाँ तो हजारों 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 लोग हमारे सपोर्टर्स हैं यहाँ, और वो सब चाहते हैं, दुखी है बेचारे। तो हमने फिर कहा कि एक बार हम इस समय EVM के बारे में चल भी रहा था कि खत्म करेंगे, तो हमने कह दिया। अब सिंगल का मतलब ये है कि अगर हम तीसरी बार की जगह चौथी बार करेंगे, तो हमने सोचा हृदय परिवर्तन हो गया होगा, कोई गलती हो गई होगी हमसे, तो हमने माफी भी मांग ली। अब तो आप कोई ये भी नहीं कह सकता कि साहब आपने हमारे साथ व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, तो वो भी संभव नहीं है, हम तो करते नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि हम चौथी बार लड़ रहे हैं, और ये आखिरी बार होगा, मेरा जहाँ तक संबंध है राजनीति में, इसका जो तो मैं छोड़ दूंगा इसके बाद, क्योंकि जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी सारी मेहनत जीवन की सब बेकार है, तो क्या फायदा। मेरे समाज ने 3 बार मेरी मिसेज को हराया, ऐसा कौन सा दुख था, क्योंकि उसमें जाके मायावती जी कहती थी बिमला जी को हराना है। तो सर यह मान लें कि आगरा से जो है ये आपका चुनाव आखिरी चुनाव होगा। नहीं, मैंने बताया ना कि अगर अगर नहीं ठीक होता तो कितनी बार लड़ेंगे, चौथी बार लड़ रहे हैं। और चौथी बार अगर कुछ पार्टियों ने सबने वादा किया था, कहा भी था कि हम आपको साथ रखेंगे, करेंगे, मगर वो सब के सब समझते हैं, हम सब विद्वान हैं,
तो विद्वान अपने से नेता समझने लगता है कि तो फिर दूसरे को नहीं पसंद करता। तो ये है कि अकेले के अलावा कोई नाता नहीं, क्योंकि हम घोषणा कर चुके हैं। कोई देखते हैं कौन हमें सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता। मगर मुझे मालूम है, मेरे प्यार से दिल से मैं चाहता हूँ, मेरे समाज के लोग मुझे जरूर प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। कुछ ही लोग हैं हमारे समाज के, मुट्ठी भर लोग, वो इंटरेस्टेड हैं कि किसी तरह चंद्रपाल साहब को मत आने दो, चाहे दुनिया आ जाए, चंद्रपाल साहब नहीं आना चाहिए। ये जो भावना है, ये आगरा शहर के लिए, आगरा के लोगों के लिए, आगरा की जनरेशन के लिए बहुत खराब है। सर, ऐसी परिस्थिति में गरीब वंचित समाज के हित के लिए क्या निर्णय लेंगे? नहीं, मैं तो यही निर्णय लिया हुआ है कि मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा ही लड़ूंगा, चाहे भले ही हार जाऊं। क्योंकि 3 बार जब हार सकता हूं तो चौथी बार हार सकता हूं। जब मेरी मिसेज सिंपली घर घर जाकर के 3 बार वो हार सकती हैं, और वो तो पार्टी के साथ थी। मुलायम सिंह यादव ने रात के 10:30 बजे टेलीफोन कर करके कहा कि यहाँ से हाथों से लड़ाया। तो हम कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हमारे हस्बैंड को बहुत परेशान किया जाता है, हम नहीं लड़ेंगे। मगर फिर भी नहीं नहीं, हम चीफ मिनिस्टर हैं, हम लड़ाएंगे। तो दबाव की बात है। खुर्जा से भी लड़ाया। खुर्जा से भी यही था कि उनके मोहन सिंह थे, और जो पहले इनके उन्होंने अनाउंस कर दिया कि शायद इनके विमला पाल जी लड़ेंगे यहाँ पर। और फिर पैसे भी कोई सपोर्ट भी ज़्यादा नहीं, कोई 4-5 लाख रुपया दिया है, वो भी अपने लोगों को बांट आए। और फिर कोई देखने नहीं गया, जबकि जाना चाहिए था। तो इसलिए हमने कहा कि हम साथ में पार्टी के बारे में इसलिए कहा कि ये जो बैकवर्ड लोगों की एटीट्यूड हो रहा है कि वो ही सब कुछ है, अब तो जनसंख्या के आधार पर सब कुछ करेंगे, समझा ना। तो हम उसके हमेशा से सपोर्टर रहे कि बैकवर्ड दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को हम किस तरह से उधार सके, आगे लगा सकते हैं। और बैकवर्ड लोग समझने लगे हैं कि अब हमें जरूरत ही नहीं है दलितों की, तो सब दलितों की उपेक्षा हो रही है। सारे नेता दलितों की इधर उधर भटक रहे हैं। तो हमने ये प्रण किया कि अगर इनको चाहिए हमारी सेवाएं तो ले लें, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम हारना है तो हार जाएंगे। हैं? जय हिंद। सर, आखिरी सवाल मेरा कि आगरा वासियों के लिए आपका क्या संदेश? आगरा वासियों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई कम से कम अपने समाज को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए कि कोई हमारा ऐसा भी आईएएस ऑफिसर था जो इतना पढ़ा लिखा था, जो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई थी, उसको तो कम से कम एक बार पाल लोकसभा में बिठा दो। वो तो उसका तो कोई खास अंतर पड़ने वाला है नहीं, बैठे न बैठे, मगर समाज का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। समाज की जनरेशन होगा, चंद्रपाल जैसा आदमी वहाँ खड़ा होकर बोलेगा और तमाम योजनाएं, कोई चैलेंज है इस बात का, पूरे देश के कोई भी आईएएस ऑफिसर हो चाहे नेता हो, किसी ने। क्योंकि आप देख रहे हैं मनमोहन सिंह साहब जैसे विद्वान आदमी ने मुझसे कहा रिटायरमेंट से बाद कोई भी पोस्ट ले लो, कोई भी पोस्ट ले लो। तो हमने कहा मिनिस्टर समाज के लिए काम करना चाहते हैं, आप अपने साथ लगा लीजिए। नहीं हो पाया, मजबूरी थी उनकी तरफ की, वो भी नाराज हैं इस बात से कि उनके साथ हम नहीं जा पाए। तो ये देखा आपने, मनमोहन सिंह साहब को कितना प्यार करते थे, जो उनके साथ फोटो है, चाहे, मगर छूट गया। तो समाज से सोचना चाहिए, हमारे समाज को। जो छोटे मोटे आदमी कोई कहता है कि अरे चंद्रपाल साहब ये तो भाषणबाजी, आंदोलनबाजी तो मुझे पसंद नहीं रहा कभी भी। मैंने साफ लिख दिया, कोई आंदोलन नहीं, मेरा आंदोलन कोई, मेरा नाम ही बहुत है। मैं नाम से टेलीफोन करता हूँ, किसी की समस्या होती है फटाफट होता है। जैसे सीतापुर में, तुम्हारे सीतापुर में कुछ मूर्ति लगी हुई है डॉक्टर अम्बेडकर साहब की, हमारे एक टेलीफोन पे लग गई, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, कुछ भी है। जो लालबाग चौक पे लगी। चौक कर लगी है, तो फिर ऐसे ही है। तो अब बहुत से लोग चंद्रशेखर टाइप के जो हंगामा करेंगे, जो करेंगे वो करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे गरीब छोटे छोटे जो बेचारे लोग हैं, उनके लड़के पढ़ लिख करके आगे आए हैं, उन पढ़े लिखे लड़कों को आप गुमराह करो कि ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, फिर वो हर चीज का काउंटर रिएक्शन होता है। उसका मतलब उनके भी, उनके ताकतवर लोग हैं, मार डालते हैं। अब देखिए ना, 2 बच्चों को मार डाला, अभी कतलेआम कर दिए 2 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। तो कौन क्या कर सकेगा? आप लोग तो आप अपना काम करिए, आर्गुमेंट आधार पर करिए। पार्लियामेंट में लोगों से, आप जितने बैठे हुए हैं उनके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी एमपी बने हुए बैठे हैं और मंत्री बने हुए बैठे हैं, वो सब बहुत से लोगों में चमचागिरी के अलावा कुछ नहीं। मैंने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो गर्दन यूँ करेंगे, तो उस जगह जो होती है, एक मिनिस्टर साहब है, वो उस जगह से अपना गर्दन दिखाते हैं। तो ऐसे इतनी बड़ी चमचागिरी करने की जरूरत क्या है? जो इस तरह का दल बदलू है, मेरा निर्देश साफ ही है कि भाई भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचारी संपत्ति जब्त करो, दल बदलियों को हराओ, चोरों को हराओ, ये सब हमारे नारे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री ने टेकअप कर लिए हैं। अब उसे हो रहा है कि वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो जनता क्या कहेगी कि हाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा सांप्रदायिकता खत्म होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। उन्होंने कहा धर्मांधता का बंद होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। जवाब तो इसी में आएगा ना। तो हर एक यही कहते हैं। अब इसी स्टाइल पे हर आदमी भी यही भाषण देना सीख गया। हर आदमी उसी ढंग में बोलना चाहता है। तो मैं सुन रहा था, उसका भी वही है कि भाई गरीबों का दुख दूर करने के लिए हमारी पार्टी आगे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए।
तो यही है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भैया अगर आप समझते हो कि हमारे अंदर कुछ बेसिस है, हमारे साथी बहुत से लोग हैं, या बाकी तो 16 साल से पुराने लोग थे, कितने साल हो गए समाज सेवा करते हुए, मुझे कितने साल हो गए, 60 साल से ज़्यादा हो गए, 60 साल से 16 साल ये हो गए, और फिर 36 साल वो हो गए, कितने हो गए, इतने साल, इतने साल से मैं समाज सेवा अलॉन्ग विद सर्विस। तो कहते हैं सर्विस के साथ क्या करते हैं, तो और भी तो IAS ऑफिसर है, वो क्यों नहीं कर रहे? अगर सर्विस ही नहीं है तो सर्विस के आधार पर किया है, हर एक करता कर सकता है। इस तरह की बातें करते हैं जो IAS बन नहीं पाए, वो जलन जलन करते हैं कि किसी तरह IAS नहीं बन पाए, तो ऐसे ही नेतागिरी करके हम चमक जाए। तो बिल्कुल देखिए जुनून होना चाहिए सर्विस में रह करके समाज सेवा करने का। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आगरा से जो हमेशा चाहे वो सर्विस में रहे हों, वो अपने जीवन काल में भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के हमेशा विरोधी रहे। नेक, ईमानदार पूर्व IAS डॉक्टर चंद्रपाल साहब आगामी लोकसभा चुनाव में मैदान में आ रहे हैं, जो आगरा से उन्होंने खास अपील की है। यह मुकाबला देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आगरा के लोग, आगरावासी इस बार किसको चुन करके लाते हैं। तो देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कह दी है, मगर मैं कहता हूँ मुकाबला, अब इतने सालों के तमाम घर घर गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले गया हूँ, तो मुकाबला तो तभी ना, मेरी धर्मपत्नी भी हर घर घर जाती थी। हम लोगों ने बहुत सेवा की है कि हर घर जागृति पैदा की है, घर घर जाती थी, ये नहीं है कि गाँव में गए एक जगह बैठ गए चले गए, हर घर घर जाती थी बेचारी, दिखाने के लिए, लोगों को पता लगने के लिए। BP सिंह जैसा आदमी जो चक्का चंपा में से तो जीत गई, अब हार गई तो हार गई, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। हमारी मिसेज ने सिखाया कि महिला कैसे, स्पेशली शिवकास्ट महिला ये कैसे पॉलिटिक्स में आ गया है। अब वो बैठ गई बेचारे, घुटने घुटने में हाथ रख में, मंच में चल रही थी, चटक गई, उनका सबसे परेशान हो गई। आजकल मिसेज हमारी की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए 2 साल से हम कम एक्टिव हो गए, यहाँ तक कि आपने देखा कि तमाम आंदोलन होते हैं उसमें भी मैं नहीं गया, क्योंकि आंदोलन के तो मैं खिलाफ हूँ। मेरा समाज के लड़कों को गुमराह किया जाता है, आंदोलन के नाम से भागे जा रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं बेचारे, वहां पर जा रहे हैं, वहां मिलना क्या है, कुछ नहीं होना। तो देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास देशवासियों से अपील है कि बहुजन समाज की आवाज को बुलंद रखने के लिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को सहयोग करते रहिए, और आगरा से, संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर साहब जो आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।